हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग। और ये स्पेशल करंट अफेयर्स है बिहार बजट 2026-27 का, और साथ में इसके बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इसको भी शामिल किया गया है इसमें। तो बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है आपको जानने को, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में, भाषा में। आमतौर पर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो आंकड़े होते हैं उन सबको याद करना और उनको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आधे घंटे में ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा बजट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के एग्जामिनेशन में 3-4 नंबर तो इससे आपके कंफर्म रहेंगे। ठीक है, बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीलिम्स में, मतलब 4-5 प्रश्न इसी से थे, मतलब पिछले वाले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से। तो इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है? आंसर क्या होगा? 3.47 लाख करोड़ रुपए। तो बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। तो उन्होंने 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया विधानसभा में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वह है नीतीश कुमार। और ये देख रहे हैं आपको, ये वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ये बजट पेश किया है। ठीक है, तो इसका ये देख लीजिए, कुछ तथ्य यहां पर रख दे रहा हूं मैं। ये जो बजट है वो 3.47 लाख करोड़ रुपए का है। एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखेंगे तो 3,47,589 करोड़ रुपए का आसपास होगा। 3,47,589 करोड़। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, इससे पहले वाला, उसका जो बजट था वो 3.16 लाख करोड़ रुपए का था। और पिछले बजट की तुलना में ये अंतर 30.649 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ठीक है, ये बजट था, फिर ये अनुमानित था, फिर एक्चुअल बजट जो है ना वो आएगा, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 25-26 का। और ये बजट कब के लिए है? 26-27 के लिए। 26-27 जो वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। क्लियर होगी बात? अब इसको देखिए आप, यहां पर कुछ जरूरी आंकड़े मैं दे रहा हूं जिससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो बजट में जो है ना वो 2 चीजों को देखते हैं अगर हम इनकम की बात करेंगे तो। ठीक है, एक्सपेंडिचर की जो बात की हमने यहां पर जो दिखाया आपको 3.47 लाख करोड़ रुपए, ये आपने देखा। अब इनकम में देखेंगे ना, उसमें थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो आंकड़ा था ये 589 था, ये हम खर्च करने का सोचा है हम लोग, बिहार सरकार ने। और ये जो है ना इनकम है, थोड़ा सा ज्यादा इनकम है, यानी सरप्लस इस बार इनकम दिखाया जा रहा है। तो जो बजट होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं प्रमुख तौर पर। एक होता है राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है ये दोनों। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये हुआ कि टैक्स से हुई कमाई, टैक्स जो लगाया जाता है आप पर, इसके अलावा अपना जो राजस्व ढांचा है वो। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? इसमें होगा लोन की वसूली, या कोई नया कर्ज, या कोई ऐसा एसेट है जिसके वजह से इनकम प्राप्त हुई है। क्लियर होगी बात? तो अब यहां पर देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे राजस्व प्राप्तियां, वो 2.85 लाख करोड़ रुपए है। और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो है 61,939 करोड़ रुपए। क्लियर होगी बात? और इसमें 61,939 करोड़ जो है ना वो लोन से है टोटल। और इसी में लोन की वसूली भी कुछ रख दी गई है 536 करोड़ रुपए। तो ये टोटल चीजें ये हुई हैं। क्लियर होगी बात? ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर इनकम जो है ना वो कहां कहां से आ रहा है। तमाम जो इनकम देखने को मिल रहा है वो, तो मेरे बगल में मैंने डेटा भी दे दिया है, और इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको समझिए, देखिए क्या है। सबसे ज्यादा जो इनकम प्राप्त हो रहा है ना बिहार सरकार को, वो कहां से हो रहा है? कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा इनकम कहां से हुई सरकार को,
कभी ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट को जो है वो फंड दिया गया है, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो जीएसटी लगता है उसमें 50% राज्य का हिस्सा होता है और 50% केंद्र का हिस्सा होता है। तो जब आप कोई सामान परचेज करेंगे तो उसमें दो तरह के टैक्स देखेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, तो इस तरीके से तो राज्य केंद्र सरकार ने क्या किया, आधा हिस्सा जो उस राज्य से वसूल हुआ था टोटल का जीएसटी, उसमें से आधा हिस्सा ये दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, कस्टम्स हैं, इनकम टैक्स है, उन सब में से भी हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, तो वो 45.49% ये टोटल का है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो है राज्य सरकार का के कर राजस्व। अब आप कहेंगे कि ये कहां से कर राजस्व आ गया एक्स्ट्रा। तो देखिए, जो आपका पेट्रोल डीजल ये सब जो बेचा जा रहा है ना, गैस सिलेंडर है, रसोई गैस है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, तो उस पर अभी भी पुराने टैक्स प्रणाली चल रही है। पुरानी कौन सी, वैट वाली। ठीक है, तो वो उसका राज्य सरकार का अपना कर हिस्सा हो गया। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें से भी राज्य सरकार जो ना केंद्र सरकार को देती है। ठीक है, यहां पर वसूली जीएसटी की हो रही है और बाकी करों की हो रही है, वो केंद्र सरकार जो है ना वो वसूली कर रही है और हिस्सा राज्यों को दे रही है। यहां पर जो वैट है वो राज्य खुद वसूल कर रहा है, कुछ हिस्सा केंद्र को भी दे दे रहा है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्र सरकार अनुदान भी देती है, वो है 14.92%। उसके बाद लोक ऋण है। लोक ऋण क्या हुआ, इनकम उतना हुआ नहीं और खर्चा ज्यादा है, तो क्या किया गया, लोन ले लिया गया। हर साल साल दर साल सरकार लोन ले रही है। तो ये इस बार टोटल इनकम का 17.81% जो ना वो हिस्सा ऋण से आ रहा है, लोन लिया जा रहा है। फिर राज्य का कर भिन्न राजस्व है। कर भिन्न राजस्व मतलब क्या हुआ, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये समझिए। कर भिन्न राजस्व मतलब जैसे कि आप जब जमीन की, फ्लैट का या किसी चीज की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, उस वक्त जो सरकार वो जो एक तरह से टैक्स लेती है रजिस्ट्रेशन के लिए जो लगता है फी। ठीक है, तो वो हुआ कर भिन्न राजस्व, तो वो इतना 2.7% के आसपास का ये हो गया। इस तरीके से ये रुपया जो है ना वो आ रहा है। और इस बार रेवेन्यू सरप्लस है 1143 करोड़ रुपए, ये अनुमान है, और ये जीएसडीपी का 0.09% है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग कहाँ चले, अब हम लोग चलते हैं एक्सपेंडिचर की ओर, यानी खर्च कहां पर कर रहे हैं। खर्च का लक्ष्य क्या है, जो मैंने शुरुआत में प्रश्न दिया था, 3.47 लाख करोड़ रुपए, एग्जैक्ट में हम कहेंगे तो 3,47,589 करोड़ रुपए क्या ये हुआ। अब इसका भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च, और दूसरा होता है पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये यहां पर क्या मतलब हुआ, देखिए इनकम में हम कुछ और समझेंगे, एक्सपेंडिचर में हम कुछ और समझेंगे। तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च का मतलब हो गया सैलरी और अन्य योजनाओं में खर्चा। ठीक है, और यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च का मतलब हो गया कोई नया निर्माण कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में रहेगा, जैसे सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, स्कूलों के बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, स्कूल के लिए डिजिटल बोर्ड खरीदे जा रहे हैं, इन सब चीजों का हुआ। ठीक है, अब इसको राज्यों में क्या है ना, इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, इसको दो हिस्से में इसको कर सकते हैं। एक को कर सकते हैं योजना व्यय और दूसरा स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय। योजना व्यय यानी स्कीम एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब योजना से रिलेटेड, और दूसरा है स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय यानी इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, योजना व्यय का मतलब क्या हुआ, इसी रकम से है, यहां पर ये अलग हिस्सा हो गया दो टुकड़े में और यहां पर दो टुकड़े में आ गया। तो ये योजना व्यय का मतलब हो गया कि हम नई योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब काम में खर्च करने जा रहे हैं। और स्थापना और प्रतिबद्धता का मतलब क्या हुआ,
सैलरी और कुछ कमिटमेंट है। सरकार ने कहा हुआ है कि 10th पास कर जाओ तो हम साइकिल देंगे, तो वो कमिटमेंट खर्च हो गया, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, योजना व्यय में 1,22,155 करोड़ रुपए हुआ, और स्थापना और प्रतिबद्धता में ये 2,25,434 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, ये 1,22,000 करोड़ रुपए के लगभग, और ये 2,25,000 करोड़ रुपए के आसपास ही हो गया। ठीक है, ये टोटल इतना ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस हिस्से में कहां कहां खर्चा हो रहा है। तो ये देखिए, खर्चे का पूरा हिसाब यहां पर दिया हुआ है। जो सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है वो सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। अब सामाजिक सेवा यानी यहां देखिए 41.55%। अब यहां पर सामाजिक सेवा का मतलब क्या हुआ? देखिए, बजट को समझने में के लिए ना इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने वो नहीं इकोनॉमिक्स को गहराई से नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप समझ जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो यह सामाजिक सेवाएं का मतलब यह हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, इन सब से रिलेटेड जो सरकारी व्यय है वो, जैसे शिक्षा पर, सामाजिक सुरक्षा पर, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो ये हो गया 41.55% हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं, उसके बाद का जो स्थान है वो सामान्य सेवा पर है, यानी 28.12% खर्च है। अब यहां पर सामान्य सेवा का मतलब क्या हुआ? तो ये वो सरकारी सेवाएं हैं जो प्रशासन, शासन, कानून व्यवस्था, इन सबको बनाए रखने से संबंधित होती है। पुलिस है, ये भारी भरकम, एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्ट्रेट है, आपके यहाँ पूरी व्यवस्था है, उसमें खर्चा होता है, वो इतना खर्चा हो गया टोटल। ठीक है, फिर है आर्थिक सेवाएं, ये देखिए 23.39% ये खर्च है। अब ये क्या हुआ? ये राज्य की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़ी हुई है, उन सब पर खर्चा होता है। फिर बाकी हम लोग देख रहे हैं ऋण और पेशगियां, ये 0.41%। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, लोक ऋण की वापसी ये कितना है? 6.52%। टोटल बजट का एक बहुत बड़ी रकम वो हमें लोन को चुकाने या फिर उसके ब्याज को देने में खर्च हो रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब बढ़ सकते हैं आगे। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कल के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहां पर होगा, बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान किया है? आंसर क्या होगा इसका? एजुकेशन। कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्च एजुकेशन पे होगा। इस बार क्या किया गया ना, एजुकेशन को दो हिस्से में देखने को मिल रहा है। शिक्षा पर है वो 60,204 करोड़ रुपए, और फिर उच्चतर शिक्षा पर है ये 8,012 करोड़ रुपए। इस तरह से अगर दोनों विभागों को मिला लें और अगर हम एक कैटेगरी बना लें कि एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, तो टोटल बजट का 19.62% है। बहुत बड़ी रकम है, यानी 68,216 करोड़ रुपए ये टोटल एजुकेशन पर खर्च हो गया। ठीक है, और इस साथ सरकार ने कहा है कि बिहार में 834 पीएम श्री विद्यालयों का चयन जो है ना वो किया गया है, उसको डेवलप किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्या देखेंगे हम लोग कि बिहार के जो प्रमुख मद है या विभाग है उनके लिए कितना बजट आवंटन हुआ है। देखिए, विभाग तो बहुत हैं, 30 के आसपास या उससे ज्यादा है, लेकिन सबको ध्यान रखना जरूरी नहीं है। टॉप कुछ चीजों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा 68,216 करोड़ रुपए ये खर्च हो रहा है, शिक्षा और उच्चतर शिक्षा मिलाकर। उसके बाद फिर देखेंगे ग्रामीण विकास विभाग को मिल रहा है, फिर स्वास्थ्य विभाग को मिल रहा है, फिर ऊर्जा को मिल रहा है, नगर विकास को मिल रहा है, ये इस तरह से मिल रहा है। और हम अगर देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज तो ये टोटल बनता है शिक्षा। अब यहाँ पर क्या है ना, टोटल मिला दिया गया है उच्चतर शिक्षा और शिक्षा दोनों को। यहाँ दो विभाग हैं एक्चुअल में, तो ये इतना मिल गया। फिर आप देखिए कि जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है ना शिक्षा के बाद, वो ब्याज भुगतान में हो रहा है। ये इसके लिए एलोकेट किया गया है 35,363 करोड़ रुपए। फिर ग्रामीण विकास विभाग में देखेंगे 23,700
1 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग में 21,770 करोड़ रुपए, गृह विभाग यानी पुलिस वगैरह उसके लिए 20,132 करोड़ रुपए, फिर ऊर्जा विभाग 18,737 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा एलोकेट किया गया, बहुत बढ़ाया गया है, इसको डबल, लगभग डबल कर दिया गया है। नगर विकास विभाग 15,200 करोड़ रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग 11,312 करोड़ रुपए, ठीक है। पंचायती राज विभाग में 10,955 करोड़ रुपए। इस तरह से बाकी आप देख रहे हैं समाज कल्याण विभाग में 8,470 करोड़ रुपए हो गए, और ये खर्चा टोटल देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से सबसे ज्यादा शिक्षा, उसके बाद ग्रामीण विकास, फिर स्वास्थ्य, ऊर्जा, फिर नगर विकास, ग्रामीण, फिर ग्रामीण कार्य, फिर पंचायती राज, समाज कल्याण और पथ निर्माण विभाग, इन सब में ये टोटल खर्चा करने का ये प्लान जो है ना वो रखा गया है, तय किया गया है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर जीएसडीपी यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, वो कितना रहने का अनुमान है। आंसर क्या होगा? 13,09,155 करोड़ रुपए, ये अनुमान है, ठीक है। और बाकी आंकड़े ये देख सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को देखने से पहले आप समझिए कि आखिर जीएसडीपी होता क्या है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने जीडीपी तो सुना ही है। जीडीपी किसी भी देश की विशिष्ट समय, एक साल या तिमाही में जो उत्पादित सभी वस्तु है और जो सर्विसेज हैं उन सब का कुल मूल्य होता है एक तरह से, और ये किसी देश की आर्थिक आकार को मापने का सबसे आम तरीका है। इसी तरीके से राज्य में जो एक वर्ष या एक तिमाही में जो उत्पादित सभी वस्तु हैं और सर्विसेज हैं, सेवा हैं, तो उनकी जो कुल मूल्य है उसको जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये राज्य के आर्थिक आकार कैसे हैं, पैमाना कैसा है, मतलब उन सबको देखा जाता है। क्लियर होगी बात। तो अब यहां पर आंकड़े में आइए, ये कुछ पॉइंट्स भी मैंने दे दिया है। अब आंकड़ा देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमान है 13,09,155 करोड़ रुपए, ठीक है। 2025-26 में यह अनुमान है 11,39,804 करोड़ रुपए। और ये जीएसडीपी ग्रोथ कितना है? ये ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 14.9%। काफी ज्यादा ग्रोथ रेट है। देश का जो ग्रोथ रेट है वो 7 पॉइंट समथिंग है, और यहां पर हम लगभग दोगुना, देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसके दोगुने तरीके से तरक्की बिहार कर रहा है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर सटीक आंकड़ा देखिए, 2024-25 का जो है ना एग्जैक्ट आंकड़ा आ गया है। ये दोनों अनुमानित है, और ये आंकड़ा कितना आया है? 9,91,997 करोड़ रुपए। उससे पहले जो था वो 8,77,197 करोड़ रुपए था, ठीक है। तो साल दर साल जो जीएसडीपी है उसका आकार लगातार बढ़ रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत तरक्की से चल रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ये जो आप बजट देख रहे हैं ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, और वहां पर आज वाला तो फ्री है कंटेंट, डेली का कंटेंट फ्री होता है, तो वहां पर फ्री वाले कंटेंट में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान। और उसके जरिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक मिलता है लगातार। 2027 फरवरी तक आपको अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा करंट अफेयर्स का। और पीडीएफ ना कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स होते हैं, और उस साथ में वीडियो के लिंक भी होते हैं। मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वीकली, ये सब कुछ मिलता है। तो देखिएगा आप जरूर, शार्प लर्निंग ऐप है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है, जो देश के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कितना है, 14.9%, ठीक है। 14.9% रहने की उम्मीद है इस बार,
जो तय किया गया है वो। क्लियर हो गई बात। और 24-25 में कितना था? 24-25 में 13.1% की आर्थिक वृद्धि बिहार ने हासिल की थी। तो बिहार जो है ना वो आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ाने वाला जो कई सारे राज्य हैं उनमें से एक है। और भारत सरकार का कितना रहा है जीडीपी जो ग्रोथ रेट का अनुमान है 2025-26 का पूरे देश का, वो 7.4% है। और बिहार कितना जा चल रहा है? 14.9%। गजब, बहुत शानदार ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट, उसका लक्ष्य है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। अब आपने जीएसडीपी समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तो 2.99% होगा। ये है, अगर रुपए में कहेंगे तो ये 39,111 करोड़ रुपए ये होते हैं। और ये करंट प्राइस के आधार पर ये बताया जा रहा है। और आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि बिहार का जो जीएसडीपी है वो 13,09,155 करोड़ रुपए है। तो इसका 2.99% जो है ना वो फिस्कल डेफिसिट वो देखने को मिल रहा है। बिहार में राजकोषीय घाटा देखने को मिल रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, ये भी टेक्निकल चीजें हैं। तो क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला ये वाला है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ? नॉन डेट मतलब जो खर्च कर रहे हैं ना, उसमें जो हम लोन भी चुका रहे हैं, तो लोन चुका रहे हैं उसको हटाओ, ठीक है। तो शुद्ध ये एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से जो 6% के आसपास जो लोन चुका रहे थे उसको हटा दिया। अब माइनस करेंगे हम टोटल नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब जितना जो इनकम हो रहा है, ठीक है, उस इनकम में के लिए हमने जो बड़ी भारी भरकम कर्ज लिया है उसको भी हटा दें। तो ये एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये मतलब कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है, तो फिर 98 और कहाँ से लाना होगा? लोन लेना पड़ेगा। ये स्थिति हो रही है पूरे देश की, भारत सरकार की भी और बिहार सरकार की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए लोन लेना जरूरी होता है? और राजकोषीय घाटा जो है साल दर साल होता जा रहा है, इससे क्या नुकसान है या क्या फायदा है? फायदा बस ये है कि हम लोन लेते हैं तो अपना जो आकार है जीडीपी का वो बढ़ाते हैं और उस लोन से हम डेवलपमेंट का काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम के लिए बहुत सारे लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन राजकोषीय घाटे से नुकसान है। क्यों? क्योंकि जब सरकारें बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, इनकम कम और आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो फिर क्या होता है कि डर रहता है कि इससे उसको अधिक लोन लेना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, फिर अगली बार ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। और जब सरकारें जरूरत से ज्यादा उधार लेती हैं तो क्या होता है, मार्केट से पैसा उठा लिए तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं या आम लोग हैं, उनको लोन के लिए या उधार के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं, जिसके नतीजा क्या होता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आरबीआई को रुपया छापना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, और इससे मुद्रास्फीति होती है। तो एक तरह से वो मुद्रास्फीति लोगों के क्रय शक्ति को कम करती है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए ये तय किया गया है कि 2.99% हम ये फिस्कल डेफिसिट रखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। एकदम टुकड़े टुकड़े में मैंने बजट दिया है, एक बार अगर आपको आंकड़े दे दिए जाए तो दिमाग चकरा जाएगा, इसलिए देखिए ध्यान से। और हाँ, पसंद आ रहा हो ना ये वीडियो तो लाइक बटन दबाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, तुरंत करिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऑल वाला बटन आप जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? आंसर क्या होगा? टोटल जो सार्वजनिक ऋण लोन कितना है? अभी हमने चर्चा की ना लोन की, और यहां पर एग्जैक्ट आंकड़ा देखिए क्या है, 3,88,554 करोड़ रुपए। इतना जो है ना वो टोटल का टोटल ये लोन चल रहा है, सार्वजनिक ऋण देखने को मिल रहा है। अब देखिए बजट कितना था, और ये देखिए कि
आपका लोन टोटल कितना चल रहा है। ठीक है, तो इतना इस बार लोन होने का टोटल अनुमान है। मतलब ये लोन क्या हो, अभी नहीं ले रहे इतना, मतलब लोन तो ले रहे हैं अभी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पिछले लोन है ना, वो सब जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, तो वो ये अनुमान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक ऋण इतना होने का अनुमान है, और ये जीएसडीपी का 29.68% है। ठीक है, तो पिछले जो बजट पेश किया गया था ना, उस समय जो लोन बताया गया था टोटल, वो 3,32,740 था। अब ये बढ़कर देखिए कितना बढ़ जाएगा, 3,88,554 करोड़ रुपए ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ और आगे कि पब्लिक अकाउंट में जो तमाम देनदारियां हैं उन सब को अगर जोड़ लें तो वो तो हो जाता है 4,46,326 करोड़ रुपए, जो जीएसडीपी का 34.09% है। लेकिन उसको समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, जो जितना सवाल आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 में विकसित बिहार 2025 से 30 के 7 निश्चय 3 की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया है? 14,800 करोड़ रुपए ये किया गया है। 7 निश्चय 3 की बात करेंगे अब। क्या क्या है 7 निश्चय, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो देखिए क्या है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, मतलब ये सब देख रहे हैं, युवाओं को बेहतर बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, स्वच्छ गांव को स्वच्छ बनाना, वहां पर समृद्ध बनाना, सुलभ संपर्कता मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करना, रोड टेक्नोलॉजी इन सब के जरिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब स्वास्थ्य को बेहतर करना, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये है, मतलब शहरों में स्वच्छता हो, और हर खेत यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का पानी वहां पहुंचे, तो ये है। और आप कहेंगे क्या ये इसके लिए अलग से बजट होता है? नहीं, आप ये देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, अब इसमें 7 निश्चय में ये आपका कहां से आ गया? आपका शिक्षा विभाग से भी बजट आ गया, फिर खेल विभाग का भी बजट आ गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। गांव वगैरह का हो गया, ग्रामीण विकास का आ गया, खेती का कृषि विभाग के बजट से आ गया। तो इस तरीके से सरकार ने कहा है कि टोटल लगभग हम 14,800 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में बिहार में किन संकल्पों का ऐलान किया गया है? टोटल किन संकल्पों का ऐलान किया गया है? तो 3 प्रमुख संकल्प हैं, और ये हैं तीनों के तीनों। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ठीक है, 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, अब ये रोजगार वाला ना हर साल जुमला आता है और हर बार ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है, ये जो है 3 संकल्प लिए गए हैं कि हम ये काम तो करके रहेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना होता है। तो 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपीज पर ईयर, बिहार का जो इनकम है वो पर कैपिटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा पे और भी बात करेंगे, कई सारे प्रश्न हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि घोषणाएं जो प्रमुख हुई हैं वो सब कौन कौन है बिहार बजट की, फिर बाद में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे भी चलेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। राज्य सरकार की जो योजना है वो 5 मूलभूत तत्वों पर आधारित है, जैसा कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा कि ज्ञान, विज्ञान, सत्यनिष्ठा, आकांक्षाओं और सम्मान, ये सब पर आधारित है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो फंड लगाएंगी और फिर 50 लाख मतलब उतना करोड़ का निवेश करेंगी। हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज, नई एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। अब ये देखिए, आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज पिछले बजट में भी मैंने देखा था। 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, ये नई बात देखने को मिल रही है। सभी शहरी लेन सड़कें जो है ना वो अब 2 लेन की होंगी, 1 लेन की होती है और 2 लेन की होंगी। डीजल से चलने वाली सभी बसों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा।
किसानों को खेती किसानी में मदद करने के लिए राज्य सरकार कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपए देगी, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सम्मान राशि दी जाती है किसानों को उससे अलग होगा। ठीक है। सहकारी क्षेत्रों में 2 चीनी मिलें चालू करने का प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसको लॉन्च करने का प्रावधान है। शुरुआत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसके जरिए किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार कृषि एक्सेलरेशन मिशन ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें कृषि हाटों की स्थापना की जाएगी। 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश होगा और हर साल लगभग 20 लाख रोजगार नौकरियां ये देने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अब देखते हैं कितना होता है और क्या है बात। चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप आने वाला है। ठीक है। देखिए बिहार जो है ना वो कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 76% लोग रोजी रोटी उनकी जो है ना इसी पर निर्भर है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया। तो कृषि से डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब पारस्परिक रिश्ता है। तो राज्य अब चौथे कृषि रोड मैप पर काम कर रहा है। रोड मैप ये जो बन जाएगा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितने रुपए रही है? आंसर होगा 76,490 रुपीस पर ईयर। प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। अब आप देखिए 2024-25 में ये प्रति व्यक्ति आय रही है। 23-24 में 68,624 रुपीस, 22-23 में 60,573 रुपीस। ये जो है ना वो प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है सालाना वर्तमान मूल्य के आधार पर। ईयरली कितना एवरेज बिहार के लोग कमाते हैं? बहुत कम, 76,490 करोड़ रुपए, मतलब 6,500 रुपये महीना पड़ता है लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न लेंगे हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों के नाम क्या हैं? इनमें से कौन है? आंसर क्या होगा? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ये याद रखना है आपको। तो यहां देखिए सबसे समृद्ध जो जिले हैं वो है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, और सबसे कम समृद्ध जिले हैं वो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब ये देखिए कि प्रति व्यक्ति जो आय सालाना जो है ईयरली, वो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि 76,490 रुपीस है। ठीक है, ईयरली। लेकिन सबसे ज्यादा उसमें ये तो एवरेज हो गया। अगर हम देखेंगे पटना में सबसे ज्यादा है 1,31,332 रुपीस पर ईयर, पर कैपिटा है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो यहां पर ये हो रही पटना में। फिर बेगूसराय में उससे कम है 61,566 रुपीस। फिर मुंगेर में है 54,469 रुपीस। ठीक है, सबसे जो कम समृद्ध जो जिला है वहां पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो है शिवहर, मात्र 18,980 रुपीस। ठीक है, ये हुआ। फिर अररिया देखेंगे उससे बेहतर है 19,795 रुपीस। फिर सीतामढ़ी है 21,448 रुपीस। ठीक है, तो ये सब चीजें जो देखने को मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR, लेबर फोर्स पीरियोडिक रेशियो, ठीक है ना, ये कितना है? मतलब पुरुष और महिला उसकी भागीदारी कितनी है? अब यहां पर क्या पूछा गया है? ग्रामीण और शहरी दोनों का क्रमशः पूछा गया है। तो यहां पर ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? 76.8% है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में
67.8% है ये। ठीक है, तो ये क्रमशः ये देख रहे हैं आप, ये डेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2021 से 25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना वो घटकर कितनी रह गई है? पहले हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे आबादी में, अब थोड़ी सी लगाम लगी है। आंसर क्या होगा? 14.4%। ठीक है, और ये आंकड़ा कब का है? 21 से 25 के दौरान की बात हो रही है, हम लोग कर रहे हैं ये। ठीक है, देखिए उससे पहले अगर देखेंगे 11 से 15 के बीच में 18.5% ग्रोथ रेट थी, और अब वो ग्रोथ रेट कम होकर 14.4% हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो गई, कम हो रही है आबादी, मतलब आबादी बढ़ रही है लेकिन उसकी रफ्तार कम हो गई है। और ये बताया गया है कि 2039 तक, कब? 2039, इस साल तक बिहार की जो पॉपुलेशन है ना उस वो ठहर सी जाएगी। उस वक्त जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी TFR है, हिंदी में कहते हैं कुल प्रजनन दर, वो 2.1 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। चले आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी थी? आंसर क्या होगा इसके? इसका आंसर होगा 68.9 वर्ष पुरुषों के लिए और 69.7 वर्ष महिलाओं के लिए। ये जो है ना वो औसत आयु है जन्म के समय। ठीक है, मतलब कि 2019 से 23 में जिन लोगों ने जन्म लिया है उनका ये मतलब ये आंका गया है कि वो इतने साल औसतन जिएंगे। हो सकता है कोई कम जिए, कोई ज्यादा जिए, लेकिन औसतन ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, तो ये जो है ना वो बजट से ठीक पहले पेश किया जाता है। जैसे संसद में जो ना यूनियन बजट से ठीक पहले देश का जो आर्थिक सर्वे है वो पेश किया गया था, उसी तरह से बिहार में पेश किया गया। ठीक है, तो इसको वित्त मंत्री जो है ना वहां बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उन्होंने 2 फरवरी को ये विधानसभा में पेश किया। और ये राज्य का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति, उसके डेवलपमेंट, इन सब के बारे में ये बताया गया है। तो इसके बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत लंबा है, मतलब वो इतनी मोटी किताब हो जाएगी। तो इसको मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वो बस आपको पेश कर दिए हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और आपके जानने के लिए भी। तो पहले तो देख लीजिए कि जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका परिदृश्य क्या है। तो बिहार की जो आर्थिक वृद्धि है वो एक तो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। बिहार की विकास दर 14.9% ये रहने का अनुमान है, जबकि भारत का जो औसत विकास दर है, अगर हम देखें तमाम जो राज्य हैं उन सब का अगर मिलाएंगे तो वो 12% के आसपास पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर केवल केंद्र सरकार देश का देखेंगे केवल, तो वो लगभग 7% के आसपास का देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि 2024-25 में GSDP का जो अनुमान है वो 9,91,997 करोड़ रुपए ये होने की उम्मीद है। और स्थिर मूल्य यानी 2011-12 के प्राइस पर ये 5,31,372 करोड़ रुपए के आसपास ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 2024-25 में GSDP वर्तमान मूल्य के आधार पर 13.1% और स्थिर मूल्य के आधार पर 8.6% के ग्रोथ रेट रहा है। 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ना वो NSDP कहेंगे हम, तो वो इतना रहने का अनुमान है 8,99,020 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 11-12 में स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति NSDP जो है ना वो 36,342 अनुमानित ये है। ठीक है, तो ये है। और भी कई प्रति व्यक्ति जो आय है
वो बढ़ी है। जो डेटा मैंने यहाँ पर दिया ये वर्तमान मूल्य पर था और स्थिर मूल्य पर ये 40,973 रुपए के आसपास होगा। शीर्ष जो 3 अमीर या मतलब बेहतर संपन्न जिले हैं वो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ठीक है, निचले पायदान पर है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, पटना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत जो है ना वो राज्य में सबसे ज्यादा है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, उसका जीएसडीपी में योगदान 54.8% है। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग वगैरह, इसका 26.8% है। और प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर, प्राकृतिक संसाधन स्तर पर ये ग्रोथ रेट जो है 18 पॉइंट, मतलब टोटल जीएसडीपी में जो योगदान है वो 18.3% है। कई बार हमने देखा है कि ये अंदर से भी पूछ लेते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं और ये 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर क्षेत्रीय वृद्धि जो हुई वो प्राथमिक क्षेत्र में वो 9.6% के ग्रोथ रेट देखने को मिला। द्वितीय क्षेत्र में 15.5% और तृतीय क्षेत्र में 13.5% का ये ग्रोथ रेट देखने को मिला है। रोजगार में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 54% है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हो, कृषि और प्राकृतिक संसाधन पर आधारित। द्वितीय क्षेत्र का 24% है, मतलब कि उद्योग वगैरह। और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र जो है ना वो 22% का ये रोजगार में योगदान देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ और तथ्य हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर तो सकल बोया गया क्षेत्र जो है ना वो कितना है, वो 8,207.27 हेक्टेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में जितनी भी खेतों में फसल बोई गई तो उन सब खेतों का जो जोड़ देंगे कितने एकड़ हुआ तो वो ये आंकड़ा बनता है। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो मतलब हमारे पास इतनी तो है। तो अब हम बात करेंगे बोया, तो ये 5,411.96 हेक्टेयर है। ये वास्तविक कृषि भूमि है जिस पर कम से कम एक बार फसल बोई गई है। वैसे जो क्षेत्र है वो इतना कहेंगे हम। ठीक है, फिर फसल सघनता भी आती है, मतलब इसके ये कितना है तो 1.52, यानी हर एक हेक्टेयर जमीन पर औसतन 1.52 फसलें ली जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब एक फसल और मतलब एवरेज में ये कही जा रही है कि 1.5 फसल के आसपास वो उपजाया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि उससे ज़्यादा फसल उपजाए जाए। ओके, बिहार में जो है ना वो खेती का ढांचा जो अगर हम देखेंगे 2020-21 से 2024-25 में ये खाद्यान्न में जो है परसेंटेज, मतलब खेती का जो ढांचा है वो 95.2% है और इसमें अनाज उपजाया जाता है 89.2% और दलहन उपजाया जाता है 6%। ठीक है, खाद्यान्न की बात इतनी हो रही है, खाद्यान्न के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उपजाई जाती हैं। दूध उत्पादन में जो है ना वो ग्रोथ रेट देखने को मिला है 4.2%, अंडा उत्पादन में 10% और मछली उत्पादन में 9.9% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अभी भी बिहार में अंडा जो है ना वो पंजाब और कहाँ से आता है, मछली वो आता है आपका आंध्र प्रदेश वगैरह से। तो इस सब में बहुत तेजी से ग्रोथ करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल मछली उत्पादन 960,000 टन रहा है और उसमें मधुबनी सबसे आगे रहा है, अग्रणी रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये कही गई है कि योजनाएं हैं जैसे इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिहार में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, रिवर रैंचिंग कार्यक्रम, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, ये सब है। सरकारी पहल भी चल रही है कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सब भी चल रही है। अब हम लोग देखते हैं क्या एंटरप्राइजेज सेक्टर यानी उद्यम क्षेत्र में, तो चीनी उद्योग, तो रीगा चीनी मिल को फिर से 2024-25 में शुरू किया गया है। डेयरी उद्योग में देखेंगे तो 24-25 में औसतन दैनिक दूध जो संग्रह था वो जो है ना वो 2,252.8 थाउजेंड किलोग्राम ये देखने को मिला है। वस्त्र उद्योग में जो है ना वो नीति
जारी की गई सरकार के द्वारा, उसका फायदा देखने को मिला है। पर्यटन विकास हुआ, तख्त श्री हरि मंदिर जी, सरसा जिले में मत्स्यगंधा झील है, वाल्मीकि नगर में लवकुश इको टूरिज्म, ये सब को डेवलप किया गया, और भी कई सारे चीज़ों को डेवलप किया गया। ठीक है, श्रम रोजगार और कौशल में अगर हम देखेंगे, यानी लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल में, तो बिहार में पुरुष श्रम बल जो भागीदारी है वो मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% है और शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही है। ठीक है, पुरुष इतना है, बाकी महिलाएं हैं। ओके, तो ये अब बिहार की जो महिला जो श्रम बल भागीदारी है LFPR, वो भारतीय औसत से थोड़ा मतलब कम आंका गया है, कम ही है देखने को मिल रहा है। पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.3% है, महिलाओं के 0.9% है। शहरी क्षेत्रों में बिहार के 6.9% पुरुष और 9.1% जो महिला हैं श्रमिक वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की भी स्थिति देखने को मिली है। भौतिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखेंगे तो इसमें ये खास चीज है कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% हो गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके सहयोग से 4,988 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे अभी नए 5 एक्सप्रेसवे बिहार में वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पिछले एक दशक में सड़क परिवहन क्षेत्र में औसतन 13.4% की एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली है। देश के रेल नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.4% है। हवाई परिवहन क्षेत्र में 20% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ई गवर्नेंस को लेकर भी कहा गया है कि ई गवर्नेंस को लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं। ये सब इसमें कुछ खास बस एक ही कि जो टेलीफोन घनत्व कवरेज है वो 57.23% हो गया है और इंटरनेट घनत्व कवरेज ये 43.1% हो गया। मतलब कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 57.23 के पास जो है टेलीफोन है, मोबाइल है, और 100 में से 43.1% जो है ना, इतने लोग वो इंटरनेट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है वो बढ़ी है 374 किलोवाट घंटा, ये देखने को मिला है। ये एक पॉइंट है। फिर आगे ग्रामीण विकास में देखेंगे कि समावेशी ग्रामीण विकास बहुत जरूरी है, ऐसा कहा गया है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मानव विकास में 2 हिस्से हैं, एक तो महिला सशक्तिकरण पर जो है ना वो बजट में काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करने वाली BPL परिवारों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो देखेंगे कि 2019 से 23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु पुरुषों के लिए जो मैंने पहले भी बताया 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही है। ठीक है, तो ये साक्षरता दर भी बढ़ी है, लेकिन पुराना आंकड़ा है, 2001 से 11 का आंकड़ा ये देखने को मिला है। बाल विकास की अगर हम बात करेंगे तो ये आंकड़ा बड़ा ही मतलब धक्का देने वाला है कि NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5 जो 2019 से 21 का जो है उसके आंकड़े अभी एक आध साल पहले आए हैं। उसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में स्टंटिंग 42.9% है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर वेस्टिंग जो है 22.9% है और वजन कम वो है 41%। तो ये यहाँ के बच्चों की स्थिति ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है बिहार में। ठीक है, तो इसमें हम कुछ डेटा भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टंटिंग इंडिया में जो स्थान है, इंडिया में स्टंटिंग की स्थिति है 35.5 और बिहार में 42.9 है। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो है ना वो डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, अब आप कहेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टंटिंग का मतलब
क्या हुआ, तो कुपोषण की गंभीर स्थिति। ठीक है, ये होगा। वेस्टिंग का मतलब हुआ कि लंबाई के मुकाबले वजन बहुत कम है, और कम वजन तो आप जानते ही हैं, तो ये है स्थिति। ठीक है, तो ये है जलवायु परिवर्तन को लेकर भी है, ये भी आंकड़ा दिया गया था कि किस जिले में कितना पॉल्यूशन वगैरह है, और ये है। और वन क्षेत्र की बात अगर हम कहें तो ये औसतन जो है ना 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। 12 वर्षों में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये था बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। मुझे लगता है कि आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। कुछ कन्फ्यूजन है दोबारा देख लीजिए कि बजट ऐसी चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 4-5 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे इससे, इस वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल ताज़तरीन कंटेंट के साथ, और करंट अफेयर्स ऐसे ही आएगा। और शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और बेसिक मेंबरशिप है और ISPSS मेंबरशिप है, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए वो आप ले सकते हैं, अभी छूट भी चल रही है। ओके, बाय।